नमस्कार। सितंबर 2025 में भारतीय ऑटो सेक्टर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो सच में देखने लायक है। हाँ बिल्कुल। मारुति सुजुकी को ही देखें, 16,325 रुपए के अपने 52 हफ्ते के नए शिखर पर। और वो भी जीएसटी 2.0 लागू होने के ठीक बाद स्टॉक में करीब 26% का उछाल आया है। जबरदस्त। और सिर्फ मारुति ही नहीं, आयशर मोटर्स को देखिए, अकेले सितंबर में 18% ऊपर। हाँ, आयशर, अशोक लेलैंड, एमआरएफ सब नए हाईज बना रहे हैं। बिल्कुल। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स, वो इस साल मतलब साल की शुरुआत से अब तक लगभग 20% चढ़ चुका है। ये आंकड़े काफी कुछ कह रहे हैं। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर हम इसी तेजी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, ये जो उछाल है इसके पीछे क्या कारण है, हाँ मतलब क्या वो सरकारी नीतियां हैं, जीएसटी 2.0 का कितना रोल है, और ईवीज का क्या, इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन जो बढ़ रहा है, हाँ उसका कितना योगदान है, और आगे क्या मतलब भविष्य कैसा दिखता है। क्या ये रफ्तार बनी रहेगी या फिर कुछ स्पीड ब्रेकर भी आ सकते हैं रास्ते में। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, हाँ, बल्कि इन स्रोतों से जो विश्लेषण निकल रहा है, जो हाँ। बारीकियां हैं, उनको सामने लाना है, ताकि इस सेक्टर की जो मौजूदा हलचल है और जो आगे की संभावनाएं हैं, उन्हें गहराई से समझा जा सके। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं क्या है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इस मौजूदा रैली से, और जो मतलब फॉरेन वाले ट्रिगर्स रहे हैं। हाँ मारुति की ही बात करें तो इस तेजी में कंपनी का मार्केट कैप आप सोचिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। 1 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। आयशर मोटर्स 7,123.65 पर पहुंच गया। अशोक लेलैंड ने 144.5 पार किया। और एमआरएफ तो खैर 1,56,250 रुपए, वो तो एक अलग ही लीग में है। अविश्वसनीय आंकड़ा है। ये नंबर्स अपने आप में कहानी बयां करते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का जोश नहीं है, जमीन पर जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, है ना? वो क्या कह रहे? वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत मतलब जबरदस्त रही है। अच्छा। नवरात्रि का पहला दिन मारुति सुजुकी को 80,000 इंक्वायरीज मिली और 30,000 गाड़ियां डिलीवर की। एक दिन में? हाँ, एक ही दिन में। ये उनके 35 साल के इतिहास की सबसे अच्छी फेस्टिव शुरुआत बताई जा रही है। कमाल है। हुंडई भी पीछे नहीं, एक ही दिन में 11,000 डीलर बिलिंग, ये उनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। वाह। और टाटा मोटर्स 10,000 गाड़ियां डिलीवर की, तो मतलब डिमांड एकदम से उछली है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा है जब जीएसटी 2.0 लागू हुआ। हाँ, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसका सीधा असर दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है इसका सीधा असर है। जीएसटी कटौती और फेस्टिव सीजन का एक साथ आना वो सोने पे सुहागा जैसा हो गया। और मांग में जो उछाल की बात आप कर रहे थे, सुनने में आया कि कीमतें घटने की घोषणा के बाद मारुति को 75,000 बुकिंग्स मिली। ये खबर आई थी, 75,000 बुकिंग्स कुछ ही दिनों में। मतलब रोजाना औसतन 15,000 ऑर्डर। ये तो सामान्य से 50% ज्यादा है। बिल्कुल, और खासकर छोटी कारों की बुकिंग में वो जीएसटी कटौती के ऐलान के बाद 50% का उछाल देखा गया। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि जो प्राइस सेंसिटिव खरीदार हैं, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट वाला, हाँ, वो इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो ये जीएसटी 2.0 जिसने इतनी हलचल मचा दी है, इसने असल में बदला क्या है? जरा इसे थोड़ा और साफ करते हैं श्रोताओं के लिए। देखिए, 22 सितंबर 2025 को ये लागू हुआ। हाँ। और इसने ऑटो सेक्टर के लिए टैक्स के ढांचे को मतलब सरल बनाया है। ओके। सबसे बड़ा बदलाव है छोटी कारों के लिए, आमतौर पर जो 4 मीटर से कम लंबी होती हैं। हाँ, हैचबैक वगैरह। और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, अच्छा। इन पर अब एक फ्लैट एक समान 18% जीएसटी लग रहा है। पहले कितना था? पहले इन पर 28% तो जीएसटी था ही, साथ में कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था, अलग अलग रेट पर। ओहो। तो कुल टैक्स काफी ज्यादा हो जाता था। अब वो सीधा 18% हो गया है। यानी एंट्री लेवल गाड़ियों और आम आदमी की मोटरसाइकिलों की एक्स शोरूम कीमतों में सीधी 10 से 13% की कमी। हाँ, लगभग इतनी कमी आई है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। खासकर उन खरीदारों के लिए जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या जिनका बजट थोड़ा टाइट है। सही कहा। इसीलिए इंडस्ट्री भी मान रही है कि इससे छोटी कारों की मांग में महत्वपूर्ण उछाल आ सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजर लगता है सेगमेंट के लिए। हाँ, और मध्यम आकार की कारों और एसयूवीज के लिए एक 40% का नया जीएसटी स्लैब लाया गया है। अच्छा, 40%? हाँ, इसने वो पुराने 28% जीएसटी और अलग-अलग दरों वाले सेस के जटिल सिस्टम की जगह ली है। तो प्रीमियम गाड़ियों पर क्या असर हुआ? उन पर टैक्स का बोझ कमोबेश पहले जैसा ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अब ज्यादा साफ और सरल हो गया है।
कोई कंफ्यूजन नहीं। और ईवीज का क्या हुआ? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर वो एक अहम बात है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो रियायती 5% जीएसटी दर थी उसे बनाए रखा गया है। अच्छा, वो चेंज नहीं हुई। नहीं, ये एक साफ संकेत है कि सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सीरियस है। तो पॉलिसी का असर तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जीएसटी ही इस पूरी रैली की वजह है, या अर्थव्यवस्था के दूसरे पहिए भी साथ घूम रहे हैं? नहीं, सिर्फ जीएसटी नहीं कह सकते, कई दूसरे आर्थिक फैक्टर्स भी हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि? एक बड़ा फैक्टर है ग्रामीण मांग में सुधार, रूरल डिमांड। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण बाजारों में 2 व्हीलर्स की बिक्री 8.39% बढ़ी है। शहरी बाजारों से ज्यादा? हाँ, शहरी बाजारों में ये ग्रोथ 6.77% थी, तो रूरल एरिया में डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे अच्छा मानसून है, कंट्रोल में आती महंगाई और कृषि उत्पादन में मजबूती, ये सब मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। और जब गांव की इकोनॉमी चलती है तो उसका असर पूरे ऑटो सेक्टर पर दिखता है ना? बिल्कुल, खासकर 2 व्हीलर और एंट्री लेवल कारों पर। और लोगों की जेब में पैसा भी तो बढ़ा है। मैंने पढ़ा कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में निजी खर्च 7.1% बढ़ा था। हाँ, ये आंकड़ा सही है, और इसका एक अच्छा खासा हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आया था। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। ब्याज दरों का क्या सीन है? उनमें भी नरमी की बात हो रही थी। माहौल तो नरमी का बन रहा है, लेकिन इसका फायदा ऑटो लोन लेने वालों तक अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा है। मतलब? देखिए, मई 2022 से जनवरी 2025 के बीच ऑटो लोन की दरें करीब 2.05% बढ़ी थी। हाँ। लेकिन हाल में जो कटौती हुई है वो सिर्फ 0.08% की है। अरे, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। बिल्कुल। तो ये एक पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी। ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं। और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ राहत कॉस्ट साइड पे? हाँ, एक राहत मिली है स्टील की कीमतों में नरमी से। अच्छा। मई 2025 में स्टील की कीमतें साल दर साल 1.2% गिरी थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो पहले वाले पीक से कम है। हाँ, पिछले शिखर से कीमतें अभी भी कम है। इससे कार निर्माताओं को कॉस्ट कम रखने में कुछ मदद मिली है। और शायद इसी वजह से वो कीमतों में थोड़ी कटौती कर पाए। हाँ, कुछ हद तक। खासकर एंट्री लेवल और 2 व्हीलर सेगमेंट में इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया गया है। समझ गया। तो जीएसटी, मैक्रो फैक्टर्स, इनके अलावा एक और बड़ा ट्रेंड है जो इस सेक्टर की पूरी शक्ल बदल रहा है। आप ईवीज की बात कर रही हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सरकारी नीतियां यहाँ कितनी असरदार रही हैं? सरकारी नीतियां ईवी अडॉप्शन की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही हैं। फेम 2 स्कीम को ही ले लीजिए। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी, इस स्कीम के तहत 16 लाख से ज्यादा ईवीज को सब्सिडी या इंसेंटिव मिला है। 16 लाख? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 14 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का है। अच्छा, मतलब स्कूटर्स और बाइक्स? बिल्कुल। साथ ही फेम 2 ने देश भर में करीब 11,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने में भी मदद की है। ये भी बहुत जरूरी है, रेंज की चिंता कम करने के लिए। हाँ, फेम 2 तो काफी चर्चित रही है। क्या इसके अलावा भी कोई बड़ी सरकारी पहल है? हाँ, एक पीएम ई ड्राइव योजना भी है। ओके। इसका बजट 2024 से 2026 के लिए 10,900 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य भी ईवी अपनाने की रफ्तार को और तेज करना है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क और फैलाना है। और राज्यों की अपनी पॉलिसीज भी हैं? हाँ, कई राज्यों ने अपनी अपनी ईवी नीतियां लागू की हैं। उनमें रजिस्ट्रेशन फीस माफ करना, सब्सिडी देना, ये सब शामिल है। लेकिन इसमें एक चिंता भी है शायद। हाँ, चिंता ये है कि इनमें से कुछ राज्य स्तरीय नीतियां जल्दी खत्म होने वाली हैं। और उनकी जगह क्या नई नीतियां आएंगी या वो एक्सटेंड होंगी या नहीं, इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो ये अनिश्चितता निवेशकों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। स्थिरता जरूरी होती है ऐसे बड़े बदलावों के लिए। अच्छा, अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। अभी भारत में ईवी मार्केट कितना बड़ा हो गया है? क्या आंकड़े हैं? वित्त वर्ष 2025 में कुल गाड़ियों की बिक्री में ईवीज की हिस्सेदारी 7.8% तक पहुंच गई। 7.8%? ये तो काफी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। हाँ, कुछ साल पहले तक ये लगभग न के बराबर थी। मार्केट साइज की बात करें तो 2025 में ये करीब $54.41 बिलियन का आंका गया है। और आगे का अनुमान है कि 2029 तक ये $110.7 बिलियन को पार कर जाएगा। मतलब लगभग डबल। हाँ, ये करीब 19.44% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर CAGR दिखाता है। बहुत तेज ग्रोथ है। इस रेस में कौन आगे है? मतलब कौन सी कंपनियां लीड कर रही हैं, विदेशी या घरेलू? फिलहाल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में घरेलू कंपनियों का दबदबा है, खासकर टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स
उनका कितना हिस्सा है? उनका मार्केट शेयर 53% से भी ज्यादा है। अरे वाह। और अगर बिक्री के लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। कुल ईवी बिक्री में उनका हिस्सा 50% से ज्यादा है। तो लोग रोजमर्रा के आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स को अपना रहे हैं। हाँ, तेजी से अपना रहे हैं। अब भविष्य की बात करें, सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 30% ईवीज का। जी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। क्या ये हासिल हो सकता है? अभी तो हम 7.8% पर हैं। इसे हासिल करने के लिए हमें ईवी अपनाने की जो मौजूदा सालाना रफ्तार है, जो लगभग 2% पॉइंट प्रति वर्ष है, हाँ, उसे लगभग दोगुना करके करीब 3.8% पॉइंट प्रति वर्ष तक ले जाना होगा। ये तो काफी तेज ग्रोथ चाहिए होगी। हाँ, बहुत तेज। S&P ग्लोबल का एक अनुमान है कि बैटरी वाली पैसेंजर गाड़ियों का प्रोडक्शन अकेले 2025 में 140% से ज्यादा बढ़कर 3 लाख यूनिट के पार जा सकता है। और 2030 तक? 2030 तक यह आंकड़ा 1.33 मिलियन यानी 13 लाख यूनिट से ज्यादा हो सकता है। तो पैसेंजर व्हीकल में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। हाँ, लेकिन 30% का जो ओवरऑल लक्ष्य है, क्या वो सभी सेगमेंट में बराबर बंटेगा? शायद नहीं। शायद नहीं। सबसे तेजी से बदलाव 3 व्हीलर सेगमेंट में आने की उम्मीद है। अच्छा, ऑटो रिक्शा और लोडिंग वाले? हाँ, अनुमान है कि 2030 तक 75-80% पैसेंजर 3 व्हीलर और 60-65% कार्गो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है शहरी ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। बिल्कुल, ये सेगमेंट सबसे पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो सकता है। पैसेंजर कार और 2 व्हीलर में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन शायद 3 व्हीलर जितनी तेज नहीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ गाड़ियों की बिक्री का मामला नहीं है। सही कहा, ये पूरे इकोसिस्टम का बदलाव है। चार्जिंग स्टेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग के तरीके सब कुछ साथ साथ बदलना होगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर अच्छी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। बिल्कुल होती है। ऑटो सेक्टर के सामने अभी कौन सी बड़ी बाधाएं या चुनौतियां हैं? हाँ, चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। एक बड़ी चिंता है लगातार बढ़ती इनपुट लागतें। जैसे स्टील की कीमतें, जैसा हमने पहले बात की, हाल में फिर से बढ़ी हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में 6% तक। ओके। इसके अलावा कीमती धातुएं हैं जैसे पैलेडियम, रोडियम, जो एग्जॉस्ट सिस्टम में लगती हैं, वो भी महंगी हुई हैं। और चिप्स का क्या हाल है? सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई का मुद्दा हालांकि पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खासकर एडवांस चिप्स के लिए। हाँ, जो कनेक्टेड कारों और ईवीज में ज्यादा लगते हैं, उनकी सप्लाई अभी भी थोड़ी टाइट है। तो कॉस्ट एक मुद्दा है, इसके अलावा फाइनेंसिंग का मुद्दा भी था, ब्याज दरें। बिल्कुल, ऑटो लोन की दरें ऊंची बनी हुई हैं। वो जो हाल की 8 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई, वो नाकाफी है। ऊंट के मुंह में जीरा। वही बात, ऊंची ब्याज दरें सीधे सीधे EMI बढ़ाती हैं। और इसका असर खासकर एंट्री लेवल खरीदारों पर पड़ता है। हाँ, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और कटौती करेगा, ताकि खरीदारों को कुछ और राहत मिल सके। जी। और पॉलिसी या रेगुलेशन से जुड़े कोई जोखिम, क्या बाहरी फैक्टर्स भी असर डाल सकते हैं? हाँ, वो भी एक पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैश्विक व्यापार नीतियां, टैरिफ, इनमें हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अमेरिका ने हाल ही में कुछ देशों से ऑटो आयात पर ड्यूटी 2.5% से बढ़ाकर 27-7.5% कर दी। ओहो। हालांकि इसका भारत पर सीधा बड़ा असर शायद न हो, लेकिन ये ग्लोबल सप्लाई चेन और निर्यात की संभावनाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। और घरेलू स्तर पर? जैसा मैंने पहले कहा, राज्य स्तरीय ईवी नीतियों में अस्पष्टता और निरंतरता का अभाव वो निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर सकता है। तो एक स्थिर लॉन्ग टर्म नेशनल ईवी पॉलिसी की जरूरत है। हाँ, ताकि कंपनियां बड़े निवेश के फैसले भरोसे के साथ ले सकें। तो इन चुनौतियों के बावजूद भविष्य का नजरिया कैसा दिख रहा है? अगले 5-7 सालों में ग्रोथ की क्या उम्मीदें हैं? मध्यम अवधि मतलब FY 2025 से FY 2030 तक के लिए अनुमान तो सकारात्मक ही हैं। अच्छा। कुल मिलाकर भारतीय ऑटोमोटिव बाजार, जिसमें पैसेंजर और कमर्शियल दोनों वाहन शामिल हैं, हाँ, वो 2023 के 5.1 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2030 तक 7.5 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये लगभग 5.5% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर CAGR हुई। जी। और अलग अलग सेगमेंट में, जैसे पैसेंजर कार, 2 व्हीलर। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से अच्छी तेजी लौटने की उम्मीद है। उसमें GST कटौती का असर दिखेगा। हाँ, GST कटौती का पूरा असर त्योहारी बिक्री,
नए मॉडल्स का लॉन्च और कंपनियां जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही हैं वो सब मदद करेगा। और टू व्हीलर्स के लिए सालाना 7-8% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ भी जीएसटी कटौती का फायदा होगा। हाँ, खासकर 100-125 सीसी सेगमेंट में उसका फायदा साफ दिखेगा। साथ ही ग्रामीण मांग में लगातार सुधार और आसान फाइनेंसिंग विकल्प ये ग्रोथ बनाए रखने में मदद करेंगे। बिल्कुल। ईवी बाजार के बारे में क्या, उसका भविष्य कैसा दिख रहा है? अभी 7.5% पैठ है, आगे कहाँ तक जा सकता है? ईवी बाजार में तो मतलब विस्फोटक वृद्धि की उम्मीद है। विस्फोटक? हाँ, अनुमान है कि 2030 तक ईवी की पैठ मौजूदा स्तर से 8 गुना तक बढ़ सकती है। 8 गुना? और सालाना बिक्री 17 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार अकेले ही 2025 तक 5 मिलियन यूनिट का आंकड़ा छू सकता है। ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। 2021 से 2030 के बीच ईवी सेगमेंट का 49% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। 49%? इसकी तुलना अगर हम पेट्रोल डीजल गाड़ियों की ग्रोथ से करें तो साफ पता चलता है कि भविष्य इलेक्ट्रिक का ही है, ग्रोथ वहीं से आनी है। इस बदलाव में टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत अहम होगा, खासकर सेमीकंडक्टर का। निश्चित रूप से गाड़ियां अब सिर्फ इंजन और पहिए नहीं रहीं, वो चलती फिरती कंप्यूटर बनती जा रही हैं। हाँ। भारत में ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या आंकड़े? 2024 में इसका मूल्य करीब 200 बिलियन रुपए आंका गया है और 2030 तक इसके 435 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। हाँ, ये 15% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ है। और ये क्यों हो रहा है? ये बढ़ती हुई व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, कनेक्टेड कार फीचर्स, एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, इन सब टेक्नोलॉजीज को अपनाने का सीधा नतीजा है। अच्छा। घरेलू बाजार के अलावा क्या भारत दुनिया के लिए भी गाड़ियां बना रहा है? निर्यात की क्या स्थिति है? एक्सपोर्ट्स? निर्यात एक बहुत मजबूत पहलू बनकर उभर रहा है। सच में? हाँ। वित्त वर्ष 2025 में भारत से ऑटोमोबाइल का निर्यात 19% बढ़कर 5.3 मिलियन यूनिट से ज्यादा हो गया। 19%? हाँ, ये तो घरेलू बिक्री में हुई 7% की वृद्धि से कहीं ज्यादा तेज ग्रोथ है। बिल्कुल। नीति आयोग का एक बहुत महत्वाकांक्षी विजन भी है इसको लेकर। क्या है वो? 2030 तक ऑटो कंपोनेंट का उत्पादन 145 बिलियन डॉलर तक ले जाना। ओके। और निर्यात को 20 बिलियन से तिगुना करके 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना। 60 बिलियन डॉलर? हाँ, अगर ऐसा होता है तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि लगभग 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस भी कमाएगा। और ग्लोबल ऑटो सप्लाई चेन में हमारी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। हाँ, 3% से बढ़कर 8% तक हो सकती है। ये तो बहुत पॉजिटिव तस्वीर है। ये सब देखते हुए निवेशक क्या सोच रहे हैं? उनका भरोसा कितना मजबूत है? इन्वेस्टर सेंटिमेंट? निवेशकों का सेंटिमेंट काफी बुलिश, मतलब आशावादी दिख रहा है। कैसे कह सकते हैं? जीएसटी कटौती की घोषणा के ठीक बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, हाँ, उन्होंने भारतीय ऑटो स्टॉक्स में 4,500 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया। 4,500 करोड़ कुछ ही दिनों में? जी हाँ, यह आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया भर के बड़े निवेशक भारतीय ऑटो कहानी पर कितना भरोसा कर रहे हैं, खासकर पॉलिसी में स्थिरता और मांग में उछाल देखने के बाद। और कई कंपनियों में FIIs की होल्डिंग भी बढ़ी है। हाँ, कई प्रमुख ऑटो कंपनियों में FII हिस्सेदारी बढ़ी है। और बाजार के एक्सपर्ट्स यानी एनालिस्ट्स, हाँ, उनकी क्या राय है? वो क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट्स भी काफी उत्साहित हैं, काफी बुलिश हैं। उदाहरण के लिए गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। अच्छा। और उसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 18,900 रुपए कर दिया है। 18,900? ये तो शायद सबसे ऊंचा टारगेट है मारुति के लिए। हाँ, मारुति को ट्रैक करने वाले लगभग 48 एनालिस्ट्स में ये सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस है। और दूसरी फर्म्स? एक और ब्रोकरेज फर्म है नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। उन्होंने मारुति, TVS, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प को अपनी टॉप पिक्स बताया है। उन्हें क्या उम्मीद है? उन्हें उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में इन कंपनियों की बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मतलब एक्सपर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो क्या ये स्टॉक अभी भी खरीदने लायक है या महंगे हो गए हैं? वैल्यूएशन एक मिला-जुला मामला है, कह सकते हैं। अच्छा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अभी करीब 27.9 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। ये सस्ता है या महंगा? ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये बहुत सस्ता तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन जो ग्रोथ की उम्मीदें हैं, हाँ, उनको देखते हुए शायद ये जायज है। इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में सालाना 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कमाल है। और 10 साल का CAGR भी 13% से ऊपर रहा है। हाँ। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हुई है। एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बारे में। हाँ, ये एक नया ट्रेंड है। पॉलिसी सपोर्ट और मांग में सुधार देखकर छोटे निवेशक भी इस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। और DIIs मतलब म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, वो भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो मजबूत है, जो बाजार को स्थिरता देता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि भारतीय ऑटो सेक्टर में जो ये तेजी दिख रही है, ये सिर्फ एक वक्त की बात या कोई साइक्लिकल रिकवरी नहीं लगती। नहीं, ये उससे ज्यादा गहरा है। हाँ, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत है जिसे पॉलिसी जैसे GST 2.0 और टेक्नोलॉजी मतलब EVs का बढ़ना और बढ़ती ग्राहक पसंद जैसे SUVs की तरफ झुकाव, हाँ, या पहली बार कार खरीदने वालों की बढ़ती संख्या, ये सब मिलकर चला रहे हैं। बिल्कुल। और त्योहारी मांग और GST कटौती जैसे जो तात्कालिक फैक्टर्स हैं, उन्होंने आग में घी का काम किया है। सही कहा। लेकिन इसके नीचे जो लंबे समय तक चलने वाले ट्रेंड्स हैं, जैसे ग्रामीण मांग में सुधार और EV अपनाने की बढ़ती रफ्तार, वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया, ये तस्वीर पूरी तरह गुलाबी भी नहीं है। आगे का रास्ता चुनौतियों से खाली नहीं है। हाँ, चुनौतियां हैं। बढ़ती लागत, खासकर कमोडिटी की कीमतें और चिप्स की सप्लाई, ये एक लगातार सिरदर्द बनी रह सकती है। ब्याज दरें अगर ऊंची बनी रहती हैं तो वो मांग पर ब्रेक लगा सकती हैं, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में। और EV क्रांति, उसको हकीकत बनाने में क्या चुनौतियां हैं? उसको हकीकत बनाने में सिर्फ नीतियां बनाना काफी नहीं है, उनका सही तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। हाँ, चार्जिंग इंफ्रा का तेजी से बनना, बैटरी की कॉस्ट कम होना, ये सब बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। इन जोखमों पर लगातार नजर रखनी होगी। सरकार के जो महत्वाकांक्षी EV लक्ष्य हैं, उनका हासिल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि ये नीतियां कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। बिल्कुल। क्या ये जो मौजूदा उत्साह है, ये लंबे समय तक टिकने वाले प्रदर्शन में बदलेगा, ये देखना भी बाकी है। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह है? निवेशकों के लिए ये माहौल मौके और सावधानी दोनों की मांग करता है। मतलब ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना समझदारी होगी जिनकी प्रोडक्ट लाइन मजबूत हो, भविष्य के लिए तैयार हो, जो कॉस्ट को काबू में रख सकती हो। हाँ, और जिनकी EV को लेकर रणनीति स्पष्ट और व्यावहारिक हो, डाइवर्सिफाइड हो। समझ गया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। जरूर। ऑटो सेक्टर की ये जो अभूतपूर्व उड़ान हम देख रहे हैं, क्या ये मुख्य रूप से सरकारी बैसाखियों पर टिकी है, जैसे GST कटौती, EV सब्सिडीज? अच्छा सवाल है। या फिर इस सेक्टर ने वाकई अपनी एक ऐसी अंदरूनी ताकत और कह सकते हैं लचीलापन विकसित कर लिया है कि वो इन बाहरी सहारों के धीरे धीरे हटने के बाद भी आगे बढ़ता रहेगा? हाँ, क्या ये सस्टेनेबल है अपने दम पर? ये सोचने वाली बात है।